शॉक में प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं और फिर फुल ऑन चेज स्टार्ट हो जाता है सुपरसोनिक बेबी को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ जोशुआ मेंशन के बैंक्वेट हॉल में ऐसी टेंशन से भर जाती है। सब एक मैजिकल ग्लोब के इर्द गिर्द जमा हैं, ट्रायल को लाइव देख रहे हैं। कमेंटेटर अनाउंस करता है, हमने अंदर का लाइव फीड फैमिलियर्स के थ्रू ट्रैक करना शुरू कर दिया है। रेली और बाकी नोबल्स शॉक हो जाते हैं जब पता चलता है कि पहला डोर खुल चुका है। सबसे बड़ा सरप्राइज थर्ड प्लेस पर है अरमान, जो कि री के लाउड माउथ्ड दोस्त का बेटा है। फिर आता है शू जोशुआ, जो सेकंड पोजीशन पे आता है। अनाउंसर एक ड्रामेटिक पॉज लेता है और फिर फ्रंट रनर का नाम अनाउंस करता है, हमारा छोटा हीरो। उसका नाम जोर से चिल्लाया जाता है, जो रूम में सबको हिला कर रख देता है। मैजिक ऑर्ब एक बेबी को दिखाता है जो ट्रैप फील्ड चैम्बर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और एक चर्च एम्प्लॉय उसके पीछे भाग रहा है। बुजुर्ग आदमी जितना तेज दौड़ सकता है दौड़ता है, क्योंकि उसे डर है कि ये टॉडलर कहीं खुद को मार न बैठे। लेकिन एक गलती से शूरी एक ट्रैप ट्रिगर कर देता है और बेचारा बुजुर्ग उसका शिकार बन जाता है। कुछ कैंडिडेट्स अपने माँ बाप को याद करके रोने लगते हैं, जबकि कुछ जल्दी ट्रायल खत्म होने की दुआ करते हैं। वेलिंग शेयर अपने पागल कजिन को कोसता है, जो शुरू से ही कैओस मचा रहा है। वो हमारे हीरो से गुजारिश करता है कि वो ट्रैप्स ट्रिगर करना बंद करे, लेकिन सुपरसोनिक बेबी एक लूजर की बात सुनने वाला नहीं, और इसी के साथ वो दूसरे ट्रायल के दरवाजे तक पहुंच जाता है। अपने यूजुअल स्मग एक्सप्रेशन के साथ विस्पर बॉस्ट करता है कि एनएक्स से मना गैदर करने के बाद वॉर इवॉल्व हो गया है। लेकिन हमारा छोटा चैंपियन मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा है, अब तू और मेहनत कर सकता है। एक छोटी सी हाथ की लहराहट के साथ वो अपने फैमिलियर को अपनी माउंट लाने का हुक्म देता है। एक घोस्ट आगे बढ़ता है, थके मांदे बच्चों की तरफ देखते हुए गुस्से से गुरगुराता है कि ये कितना मुश्किल था। जैसे ही वो बात करता है, एक बच्चा शूरी की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि ये जो जोशुआ लड़का उड़ कैसे रहा है। जलन में भरे बच्चे मन ही मन सोचने लगते हैं कि इसके घर वालों ने इसे कोई सीक्रेट ट्रिक सिखा दी है। उनके दिमाग में तो ये लड़का पहले ही हार मान चुका है, जबकि विस्पर मजे से अपना बॉडी फ्लोट कर रहा है। डीमन घोस्ट बिना किसी मेहनत के लड़के को एक ड्रोन की तरह उठाता है और सीधा उसके मास्टर के सामने पटक देता है। रोते हुए शेर अपने कजिन को समझाने की कोशिश करता है कि दूसरा ट्रायल चॉइस नहीं है, यहाँ एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। वो समझाता है कि ये ट्रायल एक इंसान के डर का सामना करने की ताकत को टेस्ट करता है। लेकिन हमारा ऑलमाइटी बेबी इरिटेट हो जाता है और उसे एक जोर का जैप मार देता है। थोड़ी मस्ती करने के बाद वो अपने कजिन से कहता है कि एक बार फिर ट्रायल समझाए। शेर मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है कि सबसे बड़ी गलती जो कोई यहाँ कर सकता है वो है अपने दुश्मन पर अटैक करना। हमारा हीरो सिर्फ उसकी तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि और मैं सिर्फ बैठ कर कुछ न करूं। शू समझाता है कि पेशेंस का टेस्ट सिर्फ ये है कि इंसान अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हुए सिर्फ 3 मिनट तक शांत रहे। अगर फेल हुए तो दोनों की वॉट लग जाएगी। लेकिन ये क्लिशे ट्रायल हमारे डीमन किंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो बिना किसी चिंता के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा छूता है, वो चमकने लगता है और एक आवाज़ उसका स्वागत करते हुए कहती है, चाहे जो हो जाए, शांत रहना। इसाक की बड़ी बड़ी गोल आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती हैं। लाइन के बिल्कुल पीछे किना और उसके चमचे रिलैक्स हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या इतना स्लो जाना ठीक है, जबकि वो लास्ट हैं। किना एक चतुर स्मिर्क के साथ कहता है कि जब दूसरे लोग उनके लिए मीट शील्ड बन सकते हैं, तो उन्हें डिफिकल्ट रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं। एकदम शांत और कॉन्फिडेंट वो अपनी टीम की हिम्मत बढ़ाता है, ये कहकर कि दूसरे स्टोरेज को एक एथरैंक डीमन गार्ड कर रहा है। ये सुनते ही सबको लगता है कि बाकी लोग वहीं अटक जाएंगे, और उसका कहना सच भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही दूसरा ट्रायल शुरू होता है, एक हैंडसम डीटी सामने आता है और सबको शांत रहने की सलाह देता है। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए, हमारे इम्पेशेंट हीरो ने उसे होली पावर से जलाकर रख दिया। शू का दिमाग घूम जाता है। वो सोचता है कि ये लड़का 3 सेकंड तक भी कैसे रुक सकता है, जब वो एक मोमेंट भी शांत नहीं रह सकता। बच्चों की फ्रस्ट्रेटेड चीखें हॉलवे में गूंजती हैं, लेकिन हमारा छोटा हीरो और भी गुस्से में है, क्योंकि उसका नेचुरल रिएक्शन है किसी भी डीटी को देखते ही उसे खत्म करना। विस्पर मस्ती में कहता है, बॉस ने 3 सेकंड सरवाइव कर लिया, ये तो काफी इम्प्रेसिव है। एक आवाज गूंजती है, तुम लोग फेल हो चुके हो, अब डिवाइन रिट्रीब्यूशन का सामना करो।
उसके साथ ही एक बड़ा गोलेम दरवाजे तोड़कर अंदर आता है। उसकी गुर्राहट से शूरी पैनिक कर जाता है, लेकिन हमारा हीरो बिना डरे अपना मैजिकल कामेहामेहा चार्ज करने लगता है। बिना किसी देर के वो एक लाल बीम फायर करता है जो गोलेम को मक्खन की तरह काट डालती है। शू का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन जब गोलेम उनके सामने आता है हमारा हीरो सोचने लगता है कि ये यहाँ कर क्या रहा है। एकदम से वो विशाल गोलेम टूटकर सिर्फ पत्थरों का ढेर बन जाता है जोशुआ भाइयों के पैरों के पास। लेकिन हमारा हीरो एक अजीब चीज महसूस करता है। उसे तो सुना था कि यहाँ सिर्फ एथ रैंक डीमंस हैं, लेकिन ये जो मॉन्स्ट्रस गोलेम था वो तो उसी के क्रिएशंस में से एक था। जो मैजिक इस गोलेम को समन करने के लिए यूज हुई वो उसके 14 एलीट फैमिलियर्स में से एक की थी। ये देखकर वो सोचने लगता है कि कहीं जोशुआ फैमिली ने उसके पुराने सोल्जर्स से डील तो नहीं कर ली, या फिर उसकी बोनी रिमेंस ने उनको अट्रैक्ट किया है। जब ये सब सोच रहा होता है तभी वो कॉन्फिडेंटली सेकंड स्टोरेज की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि शूरी उसे रोक सके एक लाउड माउथ एंटर करता है। एक रेड हेड लड़का जो झाड़ियों से निकलता है और जोशुआ भाइयों का शुक्रिया अदा करता है रास्ते साफ करने के लिए। पहले ही समझ आ रहा है कि ये इरिटेटिंग होने वाला है। वो अपनी टीम के साथ बढ़ता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारे हीरो को घेर लेता है ताकि वो फिर से उन पर कोई ट्रैप ना चला दे। रेड हेड नाइसर, जो अपने आप को डुकॉल फैमिली का फ्यूचर हीरो समझता है, सडनली हमारे छोटे चैंपियन की गर्दन से एक रिंग खींच लेता है। वो चहकते हुए अनाउंस करता है कि ये आर्टिफैक्ट अब उसका है, जो उसे आगे के ट्रैप्स से बचाएगा। शू का टेंशन बढ़ने लगता है क्योंकि उसका कजिन बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप खड़ा रहता है, यहाँ तक कि अपनी प्रीशियस आर्टिफैक्ट खोकर भी। ये देखकर शू और ज्यादा चिंता में पड़ जाता है और उसकी चिंता सही साबित होती है। रेडहेड एक चीकी ग्रिन के साथ आगे बढ़ता है, प्राउडली बोलता है, डुकाल फैमिली का हीरो बनने का यही चांस है, स्केलेटन किंग की बॉडी को क्लेम करने का। लेकिन सिर्फ एक सेकंड बाद जैसे ही नाइजर अगली एरिया में कदम रखता है, चोर का धमाका होता है और आग हर तरफ फैल जाती है। वो सीधा एक ट्रैप में फंस जाता है और ये देखकर शू बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। हमारा डीमन बेबी लेकिन बड़े मज़े से इन अनोइंग बच्चों की तकलीफ देखता है जो उसने बेड के तौर पर यूज़ किए थे। सच्ची बात बताऊं, थोड़ा बुरा तो लग रहा है इनके लिए, पर छोड़ो। हमारा हीरो अपने अगले एरिया की तरफ बढ़ता है, अपने कजिन की पीठ पर सवार। वो मज़े से उन बेवकूफ़ों पर हंसता है जो उसके लिए चल कर ख़त्म हो गए, और उनका शुक्रिया भी अदा करता है जो उसके लिए सारे माइंस एक्टिवेट कर गए। फिर भी वो उन बच्चों से इरिटेट है जो इतने देर से उसका पीछा कर रहे हैं। पर ये बच्चे हमारे ऑलमाइटी बेबी की डिवाइन विजडम से इतने मेस्मराइज हैं कि उल्टा नाइजर को ही उसकी हालत का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका पूरा विश्वास है कि जोशुआ लीनियस का ये प्यारा सा बेबी कभी चीट नहीं करेगा। अपने दिमाग में शूरी इन सब बच्चों को वार्न करता है कि जिस राक्षस से वो चिपक कर बैठे हैं उससे दूर भाग जाओ। तभी एक नए बंदे का एंट्री होता है। वो आगे आकर अनाउंस करता है कि अगर दुनिया में कोई सच्चा सेंट है तो वो सिर्फ आइजैक हो सकता है। ये है पेरिस जूलियस, पड़ोसी किंगडम का दूसरा प्रिंस। जैसे ही हमारे हीरो को ये सुनने मिलता है कि ये प्रिंस गॉड्स का ब्लेस्ड है, उसकी क्यूरियोसिटी तुरंत बढ़ जाती है। शौर्य उसे इन्फॉर्म करता है कि वो तीसरे ट्रायल के एंट्रेंस तक पहुंच गए हैं। दरवाजे खुलते हैं और अंदर चमकदार जलते हुए ऑर्ब्स और फ्लोटिंग गार्जियंस नज़र आते हैं। एक आवाज़ अरीना में गूंजती है और अनाउंस करती है कि तीसरा ट्रायल उनकी हिम्मत का टेस्ट करेगा। आइजैक के फैन बॉयज एकदम एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन शेर शॉक में है जब एंजल लाइक गार्जियंस डिक्लेयर करते हैं कि सिर्फ जो उन्हें हरा सकेंगे वही आगे बढ़ सकेंगे। फैन बॉयज सोचते हैं कि बस दिखावा ही करना होगा, तो वो तुरंत लड़ने के लिए भाग पड़ते हैं। लेकिन हमारा छोटा हीरो एक पल रुकता है और ध्यान से देखने लगता है कि गेटकीपर्स असल में कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे ही उसको रियलाइजेशन होती है, एक शैतानी सी स्माइल उसके छोटे से चेहरे पर फैल जाती है। ऑलमाइटी बेबी अपने फैन बॉयज को रुकने का सिग्नल देता है। उधर शेर सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि आइजैक का जजमेंट हमेशा सही साबित हुआ है। वो सोचता है कि गेटकीपर्स झूठ बोल रहे हैं क्योंकि पहले दोनों ट्रायल्स आइजैक ने उल्टा करके जीता था। तीसरा ट्रायल रिमेम्बरेंस का है, तो इसका मतलब है कि हमें पहले के ट्रायल्स को याद रखना होगा।
ये समझने के बाद शेर डिसाइड करता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है अटैक ना करना। हमारे हीरो इस बात को कंफर्म करता है और सबको गार्जियन से दूर ले जाता है। शेर सोचता है कि कहीं आइजैक के अंदर अचानक से किसी सेंट्री की कृपा तो नहीं जाग गई। एक पल के लिए उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जागती है कि शायद उसका कजिन बदल रहा है। लेकिन जैसे ही ये ख्याल आता है, आइजैक एक छोटी मैजिक बम चार्ज करता है और सीधा एक गार्जियन की पीठ पर मार देता है। उसका बेवकूफ सवारी एकदम शॉक हो जाता है, जबकि हमारा हीरो अपनी इविल स्कीम पर खुलकर हंसता है। गार्जियन तुरंत एग्रेसिव हो जाता है और जो कैंडिडेट सीधे उसके नीचे खड़े थे, उन पर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन मार देता है। बेचारे बच्चे ग्रेनेड के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह हवा में उड़ जाते हैं, जोर जोर से अपनी मम्मियों को बुला रहे हैं। हमारे जोशुआ ब्रदर्स चुपचाप ये तमाशा देखते हैं जबकि पूरे कैओस मच गया है। अपनी मिस्टेक समझकर शू अपने राइडर के चेहरे की तरफ देखता है, लेकिन उसे ग्रिनिंग डीमन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। आइजैक के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट है। तभी हमारे हीरो को एक डेजा वू महसूस होता है। वो इन झूठ बोलने वाले पपेट्स को पहचान जाता है। ये तो उसके ही एलीट फैमिलियर्स के क्रिएशंस हैं। विलेनस बेबी जोर जोर से हंसता है क्योंकि ये देखकर उसे मजा आ रहा है कि ये सब बेवकूफ बच्चे झूठ और धोखे की असली सच्चाई का सामना कर रहे हैं। बेचारा शेर अंदर से हिल जाता है। क्या कोई इसको याद दिलाएगा कि ये एक सेंट बनने वाला था? सेकंड फ्लोर पर सेंट टेस की रिलिक स्टोरेज में आग चारों तरफ फैल चुकी है। थिक ब्लैक स्मोक हवा में फैल रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पूरा रूम ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे रोस्ट हो रहा हो। इस ट्रायल के कैओस के बीच एक बंच बच्चे रोते बिलखते एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। उनमें से एक फाइनली पूछता है, जोशुआ भाई कहाँ गए? उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि कुछ इनविजिबल घोस्टली फिगर्स अभी भी उनके आसपास ही हैं, जो कि उनकी आंखों से बिल्कुल छुपे हुए हैं। लगता है आइजैक ने लास्ट मोमेंट पर एक स्नीकी मैजिक चला दिया और बिना किसी फंस के वहां से निकल गया। एक और बच्चा चिल्लाता है कि अरे, वो यहीं तो थे एक सेकंड पहले। दूर एक कोने में आइजैक एक फुल ऑन विलन की तरह छुपा बैठा है, एक नेस्टी स्मर्क के साथ पूरा सीन एंजॉय कर रहा है। उसके बगल में शू टेंशन से थोड़ा हिल रहा है, लगता है उसका दिमाग सच में फटने वाला है। आइजैक ने एक छठे रैंक होली स्पेल का यूज़ किया था, एक इनविजिबिलिटी स्पेल जो उन्हें छुपा रहा था। वो प्राउडली बताता है कि ये स्पेल उसके अमेजिंग अंकल ने उसको दिया था, जो इमरजेंसीज के लिए था। लेकिन इस छोटी सी जान ने सोचा भी नहीं था कि ये एकदम परफेक्ट मोमेंट होगा इसको यूज़ करने का। इस ट्रिक का फ़ायदा उठाकर पेरिस जूलियस भी फ्री एंट्री ले चुका था इस हिडन घोस्ट क्लब में। वो आइजैक का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन आइजैक ऐसे श्रग कर देता है जैसे बड़ी बात नहीं यार। तभी बिना किसी वार्निंग के आइजैक एक रिंग उठाता है और पेरिस की तरफ फेंकता है। बच्चा उसे पकड़ तो लेता है पर क्लूलेस होता है कि इसका क्या करना है। वो आइजैक से पूछता है, ये किस लिए? एक पल के लिए पेरिस की आंखों में शक होता है, लेकिन फिर वो आइजैक की तरफ मुड़ता है। वो पूछता है, क्या तू मुझे ये इसलिए दे रहा है क्योंकि तू डीमन किन से एक ऑन वन नहीं लड़ सकता? आइजैक एक ऐसी शक्ल बनाता है जैसे ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। ये देखकर पेरिस की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो आइजैक का दिल से शुक्रिया अदा करता है और रिंग को जोर से पकड़ लेता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। पेरिस अपने दिमाग में डिसाइड कर लेता है कि वो अपने फादर को ये सब ज़रूर बताएगा। लेकिन तभी एकदम अचानक वो एक ब्लड कर्डलिंग चीख मार देता है जैसे उसे 1000 वोल्ट का झटका लग गया हो। रिंग से एक ईरी रेड एनर्जी निकलती है जो जैसे उसकी जान चूस रही हो। ये देखकर शेर एकदम चिल्ला उठता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बेचारा इतना डर जाता है कि पूरा कांपने लगता है। इस सब को देखकर आइजैक और उसके साथ एक विशस डार्क क्लाउड जोर जोर से हंसने लगते हैं। डार्क सोल को तो इस पे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये तो उसके मास्टर से एक्सपेक्टेड ही था। और शेर, बेचारा शेर सिर्फ ये सोच रहा है कि ये प्योर ईविल जो सामने खड़ा है क्या सच में आइजैक है। वो यकीन नहीं कर सकता कि उसके अंकल आर ने उनके परिवार में ये ईविल ले आई। आगे बढ़ते हुए एक बच्चा लीड लेता है और सबको कहता है कि उन्हें एक साथ रहना होगा। फिर वो डिमांड करता है कि कोई है जो डिफेंसिव होली पावर में स्किल्ड हो। एक ब्रूनेट आगे आता है, अपने हाथ में गोल्डन मैजिक बनाते हुए। वो रेडी है डिफेंस हैंडल करने के लिए अपनी होली पावर से। जबकि एक और लड़का सजेस्ट करता है कि वो उसका बैकअप देगा और एक शील्ड बनाएगा झूठे पपेट्स के अगेंस्ट। झूठे पपेट्स क्लियरली इम्पेशेंट लग रहे हैं, तो वो गुस्से में बच्चों पर अटैक करने लगते हैं।
वो डिमांड करते हैं कि ये विम्प्स सीधा अपनी सज़ा एक्सेप्ट करें। तभी ब्लैक कपड़े पहने बच्चा ब्रूनेट को सिग्नल देता है कि अब अपना काम करे। तैयार होकर ब्रूनेट अपने हाथ में गोल्डन ग्लो चैनल करता है और फुल स्पीड से आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अपना डिफेंसिव ब्लो अनलीश करने वाला होता है, अचानक कुछ होता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल डेड। ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे का सिस्टम ग्लिच हो गया या माल फंक्शन हो गया। ब्लैक कपड़े पहना बच्चा शॉक में आ जाता है, उसका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। वो ब्रूनेट से पूछता है, ये क्या हो गया? पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो काँप रहा होता है, जबकि एक रिंग फ्लेम्स में जल रही होती है बिल्कुल उसके पास। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक वही विशियस रिंग एक झटका देती है, उसके अंदर की एनर्जी चूस लेती है और वो भी कोलैप्स कर जाता है जैसे कोई बेगर अपनी लास्ट सांस ले रहा हो। झूठे पपेट्स बस 1 इंच दूर होते हैं इस बंच को खत्म करने से, पर यह अजीब हादसा उन्हें रोक देता है। उन्हें भी नहीं पता कि ये सब इन विम्प्स के साथ हो क्या रहा है, जैसे ये लोग बिना किसी रीजन के गिर रहे हों। एक पपेट गुस्से से डांटता है, पर उसके चेहरे पे भी क्लूलेस एक्सप्रेशन है। एक पपेट हवा में उछलता है, देखने के लिए कि कोई और सर्वाइवर है या नहीं। फिर वो सीधा इनसे पूछता है कि क्या कोई इनके झूठे वादों में फंस गया है। इतने में डार्क सोल सब समझ जाता है। वो रियलाइज करता है कि ये रिंग एक्चुअली इन बच्चों की अंदर की होली पावर चूस रही है। इसाक इसे इग्नोर करता है जैसे ये एक्सपेक्टेड था। 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो डार्क सोल को कमांड देता है कि जाके उस पेयर के साथ भी वही करे। इसाक साइडलाइंस से खड़ा स्मर्क करता है जब डार्क सोल अपने ट्विस्टेड गेम्स खेल रहा होता है। वो कैजुअली एक ब्लॉन्ड लड़के के पास वो रिंग फ्लोट कर देता है जो अभी भी झूठे पपेट्स से लड़ रहा होता है। 1 सेकंड के अंदर लड़का नीचे गिरता है, बेहोश हो जाता है। पपेट और उसका दूसरा साथी शॉक में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। उसका साथी पूछता है, क्या हुआ? पर कोई जवाब नहीं आता। झूठे पपेट्स उससे कहने लगते हैं, चिल कर, जो ऑलरेडी आउट हो चुका है, हम उसके साथ कुछ नहीं करते। फिर वो ऐड करते हैं कि होली पावर चूस ले जाने और बेहोश होने का ऑप्शन फाइट करने से बेटर है। जैसे ही ये सब हो रहा होता है, डार्क सोल अपने मास्टर को बताता है कि यहाँ का काम ऑलमोस्ट डन है। अचानक एक गोल्डन एनर्जी बॉल एक्सप्लोड होती है। डार्क सोल को नहीं समझ आता कि ये कहाँ से आ रही है या ये कौन कर रहा है। और भी क्रेजी बात ये होती है कि उस गोल्डन एनर्जी के बीच एक ईरी फिगर जल रहा होता है। डार्क सोल ग्रेव पैनिक में चला जाता है और एक जोर का ब्लास्ट उसे कोर्ट के बाहर फुटबॉल की तरह बाउंस कर देता है। शू, जो अब तक स्टेबल लग रहा था, ऑलमोस्ट अपना दिमाग खो चुका होता है। इसाक को अपने सिर पर पकड़े हुए वो दोनों इस सीन के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे। जैसे ही डार्क सोल फेंट होता है, एक फैमिलियर आवाज़ सुनाई देती है। कीना बैरेट ड्रामेटिक स्टाइल में डिक्लेयर करता है कि उसने फाइनली इसाक को ट्रैक कर लिया है। जोशुआ नैरोड आइज के साथ मटरवटी करता है, वंडरिंग कि ये बंदा पहले कहाँ छुपा बैठा था और अब सडनली शो अप कर रहा है। शू का चेहरा एकदम पेल पड़ जाता है कीना पैरेट की ट्रिक्स देखकर। उसे हमेशा पता था कि ये लड़का टैलेंटेड है, पर जो अब हो रहा है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है। फिर अचानक शू एक ह्यूज फ्लटरिंग वाइट ईगल विंग्स स्पॉट करता है, जो कीना का कंपेनियन होता है। वो कीना के सामने झुकता है, प्राउडली स्टैंड करता है, जब कीना के बॉडी से गोल्डन थंडर एमिट होता है। शू यकीन नहीं कर सकता कि ये छोटा बच्चा एक्चुअली एक होली स्पिरिट समन कर सकता है। ये उसके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है। लेकिन कीना भी सरप्राइज होती है कि इसाक ने उसे शॉक कर दिया। कीना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसकी टकरार किसी ऐसे इंसान से होगी जो एक डीमन किन को भी हरा सकता है। या फिर वो इसाक से क्वेश्चन करती है कि क्या उसने दूसरे बच्चों को किसी ट्रैप में फंसाया है ताकि उसके चांसेस बढ़ सकें, जस्ट लाइक द फर्स्ट ट्रायल। पीछे ब्लैक कपड़े पहना बच्चा ब्रूनेट की हेल्प करता है। ब्रूनेट चिल्ला के कहता है कि ये छोटी बच्ची उनकी जगह ट्रायल क्लियर करने की कोशिश कर रही है। ऊपर से वो कह देते हैं कि उन्हें ऑलरेडी बता दिया गया था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इसाक को ये सुन के लगता है कि ये सब विम्प्स अपना दिमाग खो चुके हैं। डार्क सोल एक ग्रिन देता है और मटर करता है, तो ये होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। कीना भी हंसता है और इसाक को बेनिफेक्टर कहने का मजाक बनाता है। वो उन विम्प से पूछता है कि वो कितना गिर सकते हैं और फिर भी अपने आप को सेंट कैंडिडेट्स बुलाते हैं, स्पेशली जब एक बच्चे से हेल्प मांग रहे हैं। ब्लैक कपड़े पहना बच्चा कीना को रिमाइंड करता है कि वो पूरे टाइम छुपा बैठा था और अब बड़ा बड़ा बोल रहा है। उसके हिसाब से ये छोटी बच्ची इससे ज़्यादा सेंट है।
क्योंकि कीना तो सिर्फ प्रॉब्लम्स अवॉइड करता रहा है। ये सब सुनकर पूरा ग्रुप डिसाइड करता है कि उनके पेरेंट्स को बताना बेटर होगा कि जोशुआ फैमिली का फॉलो करना सेफ ऑप्शन है। और इसाक ने सब कैसे हैंडल किया। शू ये सब देखकर होपलेस फील करता है। उसे लगता है कि ये बच्चे अंधेरे में हैं और इसाक जैसे डेविल ने उनका पूरा फायदा उठाया है। तभी अचानक एक बड़ा गोल्डन बॉल उसके सिर पे बाउंस करता है, सबको शॉक करते हुए। तभी ब्लैक कपड़े पहने बच्चे को एक डोर दिखाई देता है, तीसरे स्टोरेज का डोर। लेकिन एक और बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्या उन्होंने सेकंड ट्रायल क्लियर कर लिया। गोल्डन बॉल जो रिलिक स्टोरेज का फाइनल गेटकीपर होता है, ऑफिशियली अनाउंस करता है कि बच्चों ने सेकंड ट्रायल पास कर लिया। फिर वो दो ऑप्शंस देता है, या तो अपना ट्रेजर लेकर निकल जाओ या फिर थर्ड ट्रायल फेस करो जो फेटल डेंजर्स से भरा है। सब पैनिक करने लगते हैं। उन्हें पता है कि अगर थर्ड ट्रायल फेल हो गया तो वो डेड है। तभी डार्क सोल को मन में कुछ अजीब लगता है। इसाक रियलाइज करता है ये एक ड्रैगन है जो प्रूव करता है कि डेथ पार्ट असली है। कुछ बच्चों को लगता है कि अगर उन्होंने थर्ड ट्रायल को नहीं देखा तो ये पूरा सफ़र बेकार चला जाएगा। ज़्यादातर बच्चे इस बात से एग्री करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये ट्रायल क्लियर नहीं किया तो वो कभी भी सेंट्स नहीं बन सकेंगे। बिना किसी और देरी के फाइनल गेटकीपर उनकी इच्छा सुनता है, चाहे अंदर कितना भी डेंजर क्यों ना हो, और उन्हें एक्सेस दे देता है। एक धमाकेदार एंट्री के साथ गेटकीपर उन लोगों को अगले ट्रायल का सामना करने देता है जो सब कुछ रिस्क लेने और सेंट बनने के लिए तैयार है। क्रेजी टेंशन के बीच गेटकीपर अनाउंस करता है कि नेक्स्ट ट्रायल काफ़ी सिंपल है। इविल लॉर्ड की तरह हंसता हुआ आइजैक कुछ प्लान कर रहा होता है। तभी एक मैसिव फिगर आउट ऑफ नोवेयर अपीयर होता है जो डिमांड करता है कि उसकी गॉड की तरह पूजा की जाए। पूरा ग्रुप कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करें। ये डेयरिंग विम्प्स का ग्रुप क्लियरली डिसअपॉइंट लग रहा होता है क्योंकि उन्हें एक और स्टैचू का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि इनका गॉड निकला। उस स्टोन फिगर की आवाज़ गूंजती है और वो कैंडिडेट्स को बताता है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता जब तक वो अपने गॉड के प्रति अपनी फेथ प्रूव ना करें। सिर्फ तभी वो थर्ड ट्रायल में एंटर करने लायक होंगे। एक बच्चा सोचता है कि बस स्टैचू के सामने झुकना और प्रार्थना करना ही सब कुछ है। लेकिन दूसरा बच्चा बेट लगाता है कि ये काफ़ी सिंपल लग रहा है। शायद टेस्ट के अंदर और भी कुछ हिडन हो जो दिखता नहीं। आइजैक अपने दांतों को कस लेता है, उसके चेहरे पे डिस्गस्ट होता है। वो सोच भी नहीं सकता कि वो इस बेकार पत्थर के सामने झुकेगा। उसके लिए ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आइजैक को याद आता है कि ये स्कम उसके साथ सेंचुरीज तक खेलता रहा है और सबसे बुरी बात एंड में उसको स्कैम भी कर दिया था। अचानक ब्लैक कपड़े पहना बच्चा सीधा स्टैचू के सामने भागता है। उसे यकीन होता है कि ये सब उतना कॉम्प्लेक्स नहीं जितना सब सोच रहे हैं। उसे लगता है कि ये बस यूजुअल प्रेयर रिचुअल जैसा है, तो वो सोचता है कि इससे जल्दी निपटा ले। अपने गॉड के सामने खड़े होकर वो घुटनों पे बैठ जाता है और लाउडली अनाउंस करता है कि उसका गॉड सबसे ज़्यादा ग्लोरी और ऑनर डिजर्व करता है। उस बच्चे ने अपने आप को एक सेवक के रूप में डिक्लेयर कर दिया जो बिना किसी शर्त के वर्शिप करता है। गेटकीपर इम्प्रेस हो जाता है और उसे फुल मार्क्स देकर पास कर देता है। वो बच्चा एक्साइटमेंट में उछलता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उसने ट्रिक समझ ली। बाकी बच्चे भी रिलीव्ड फील करते हैं कि प्रोसेस इतनी सिंपल है। तभी आइजैक एक कीड़े की तरह शू की बाहों से निकलता है और कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। शू उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि वो बस प्रार्थना कर ले। लेकिन आइजैक उसके एंकल पे जोर से लात मार देता है उसे चुप कराने के लिए। उसका कोई प्लान प्रार्थना करने का नहीं होता। इस सब के बीच कीना बैरेट को याद आता है कि उसने सैंक टोरडेस में प्रार्थना करने की कला सीखी थी। एक सेकंड वेस्ट किए बिना कीना भी अपने सुप्रीम लॉर्ड के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो बाकी लूजर्स को सही पॉस्चर सेट करने के इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि सब ठीक से वर्शिप करें। सब बच्चे भी प्रेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कीना इनिशिएट करता है वर्शिप, सुप्रीम लॉर्ड को बुलाकर जो वर्दी है, और उसे अपना वर्शिप ऑफर करता है। तभी गॉडली स्टैचू डिमांड करता है कि ब्रूनेट लड़का तैयार है या उसका मन बदल गया है। क्या वो अपनी हार स्वीकार करेगा और मौत एक्सेप्ट करेगा। ब्रूनेट की आंखों में पैनिक दिखता है और वो जल्दी से वर्शिप करने लगता है। कुछ सेकंड्स के अंदर सभी बच्चे घुटनों पे बैठ चुके होते हैं और अपने गॉडली स्टैचू की पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी
स्टैचू की नज़र एक कॉकी बच्चे पर पड़ती है, जो अभी भी कैजुअली बैठे हुए उस सुप्रीम सेल्फ को देख रहा होता है। स्टैचू गुस्से में डिमांड करता है, ये बच्चा घुटनों पे क्यों नहीं है? आइजैक, एक ऐसी शक्ल के साथ जो क्लियरली इंडिफरेंट होती है, उस पत्थर से कह देता है कि तेरा दिमाग जितना खराब लग रहा है तो उससे भी ज़्यादा पागल सुनाई देता है। सब बच्चे अपने सिर घुमा के आइजैक की तरफ देखने लगते हैं, जो जैसे पूरे सीन से आउट ऑफ हिज माइंड लग रहा होता है। सब सोचने लगते हैं कि क्या इसके अंदर फेथ इतना वीक है। अचानक ये गॉसिप वाइल्ड फायर की तरह सेंट कैंडिडेट्स के बीच फैल जाता है। वो विस्पर करने लगते हैं कि शायद जोशुआ फैमिली ने अपनी फेथ खो दी है। शू, जो अभी भी वर्शिप कर रहा होता है, गुस्से में अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो इस डेविल को कोई भी मौका नहीं देना चाहता जो उनके परिवार की इज्जत को और गिराए। उसे लगता है कि आइजैक बस अपनी स्टुपिडिटी दिखाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर रहा है। दूसरी तरफ केन बैरेट को लगता है कि ये सब उसके फेवर में जा रहा है। ये सब रिकॉर्डेड हो रहा है और अगर आइजैक अपनी सेंट बनने की चांसेस खुद खत्म कर रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। कीना भी ये एक्सेप्ट करता है कि राइजिंग टैलेंट का कोई मतलब नहीं अगर फेथ ही नहीं है। उसे अब रिग्रेट होने लगता है कि उसने आइजैक के साथ डील की। तभी गॉडली स्टैचू आइजैक के डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड को अनएथिकल कहने लगता है, स्पेशली जब वो एक सेंटिस फैमिली का बच्चा है। लेकिन आइजैक को इसका 1% भी फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए मौत झुकने से ज़्यादा ग्रेसफुल है। गॉड ये देखकर स्टंट होता है कि ये लड़का मरने के लिए भी रेडी है, पर अपनी ईगो नहीं तोड़ रहा। तभी आइजैक अपनी डार्क ऑरा अनलीश करता है, जो स्टोन फिगर के आसपास एरी एनर्जी क्रिएट करने लगती है। गॉडली स्टैचू, जो इस कॉकी लड़के से ऑलरेडी पिस्ड ऑफ में होता है, चिल्लाने लगता है, ब्लास्फेमस, मेरे सामने से चले जाओ। लेकिन आइजैक गुस्से में आके अपने दांतों को कस लेता है और डायरेक्टली स्टैचू पे चिल्ला पड़ता है, तू खुद ही जाके मर जा। आइजैक एकदम फुल फ्यूरी मोड में आ जाता है, जैसे वो इस बेकार स्टैचू को तोड़ के रख देगा। डार्क सोल उसे देखकर कांपने लगता है, क्योंकि उसका मास्टर इतना हाइपर हो रहा होता है। वो उसे वार्न करता है कि ये सीन डेंजर से भरा है। पर जैसे ही आइजैक अपना गुस्सा अनलीश करने वाला होता है, स्टैचू टाइड टर्न कर देता है और सडनली अनाउंस करता है कि आइजैक ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। आइजैक लिटरली स्टंट खड़ा रहता है। उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। तभी स्टोन फेस डिक्लेयर करता है कि आइजैक एक पासिंग बेबी कैंडिडेट है। बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के स्टैचू उसे डायरेक्टली थर्ड स्टोरेज में भेजने का ऑर्डर दे देता है। सब शॉक में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग कीना बैरेट। सब सोच रहे थे कि ये ब्लास्फेमस लड़का अब खत्म होने वाला है, पर यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। कीना स्टैचू से कंप्लेन करती है कि उसने क्लियरली बोला था कि फेथ प्रूव करनी पड़ेगी पास होने के लिए, तो फिर ये कॉकी लड़का कैसे बिना एक उंगली उठाए पास हो गया। स्टैचू कामली ब्रेक डाउन करता है कि आइजैक सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जो थर्ड ट्रायल के फ्लोर में एंटर कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर सच्ची फेथ है। आइजैक ये सुनकर शॉक्ड रहता है। स्टैचू क्लियर कर देता है कि ये सब विम्प्स बस स्टैचू के सामने झुक रहे थे, गॉड के सामने नहीं। ज़रूरी ये है कि ये स्टोन फेस एक सवाल उठाता है, क्या उनकी आस्था सच में एक पत्थर की मूर्ति के सामने झुकने की है? जब ये सब बातें सामने आती हैं, शू को समझ आता है कि ये एक छोटी सी चाल थी जो सबको बेवकूफ़ बना गई। धीरे धीरे सभी बच्चे इस बात को समझने लगते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही सस्ती चाल का शिकार हो गए हैं। एक बच्चा आर्ग्यू करता है कि अगर ये सच में उनके भगवान से मिलता जुलता होता तो बाइबल भी ये कहती है कि किसी मूर्ति के सामने झुकना मना है। ये सुनते ही गॉडली स्टैचू बताता है कि आइजैक ने मौत के डर के बावजूद अपनी सच्ची आस्था बनाए रखी और इसी वजह से उसको तीसरी स्टोरेज में जाने का मौका मिल रहा है। आइजैक एक मग स्माइल के साथ उठता है और डार्क सोल के साथ मिलकर इस मज़ेदार पल का मज़ा लेने लगता है। पर कीना अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसका कहना है कि आइजैक बोल भी नहीं सकता, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसने वर्शिप किया या नहीं। इस पर डार्क सोल कहने लगता है कि स्मार्ट विम्प ने एक वैलिड पॉइंट उठाया है। लेकिन कीना एक और आर्ग्यूमेंट देती है, अगर आइजैक सच में ये सब कुछ पास कर रहा है तो हो सकता है कि उसके पास स्टिग्माटा हो। स्टिग्माटा एक डिवाइन चिन्ह होता है जो किसी व्यक्ति के शरीर पर होली पावर से बन जाता है। कीना ये आर्ग्यूमेंट उठाती है कि अगर आइजैक सच में एक सेंट बनने लायक है तो उसके पास स्टिग्माटा क्यों नहीं है। ये थ्योरी आइजैक के विनिंग ऑन्ट्स को कम कर सकती है।
पर गॉडली स्टैचू कीना की थ्योरी को ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि आइजैक अभी एक बच्चा है। अपनी नाक में उंगली डालकर कहता है कि अरे, ये तो सिर्फ एक बच्चा है। ये सुनकर कीना और भी गुस्से से भड़क जाता है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि ये मूर्ति पहले से ही मूव कर सकती थी। कीना फिर रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी अंदर जाने दिया जाए। ये सुनकर सभी बच्चे आर्ग्यू करने लगते हैं कि उन्हें भी तीसरी स्टोरेज में जाने का चांस मिलना चाहिए। गॉडली स्टैचू उनकी इच्छा को सुनता है और कहता है कि अगर सच में ये लोग असली जहन्नुम देखना चाहते हैं तो वो उनके लिए रास्ता खोल देगा। जैसे ही तीसरे ट्रायल के दरवाजे खुलते हैं, एक घनेरी और भयानक एनर्जी उनके सामने आ जाती है। डर के मारे सबकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे अभी उल्टी कर देंगे। अब कुछ बच्चे सोचने लगते हैं कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन स्टोन फेस कंफर्म करता है कि ये ईरी फीलिंग स्केलेटन किंग की है। वो ये भी कहता है कि जो बच्चे इस ईविल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ आइजैक तो अलग ही खुशी में पागल हो रहा है, क्योंकि उसका असली शरीर अंदर ही पड़ा है और अब वो उससे सिर्फ एक कदम दूर है। ये सोचकर उसका मन खुशी से उछल पड़ा है। जब से डिवाइन रियल्म में उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ था, तब से ये सब कुछ सिर्फ एक सपना लग रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्केलेटन किंग के शरीर से डार्क मना लीक हो रहा है, जो आइजैक को और भी एक्साइटेड कर रहा है। वो अपने मन में सोचता है कि ये सब उसके लिए एक गोल्डन चांस है। गॉडली स्टैचू आइजैक के चेहरे को देखता है और कहता है कि इसका चेहरा एक ऐसे वॉरियर जैसा लग रहा है जो मौत के सामने भी नहीं झुकता। ये सुनकर सभी बच्चों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो आइजैक को देखते हैं और सोचते हैं कि ये बच्चा सच में पागल है। आज तक उन्होंने किसी बच्चे को ऐसे हालात में नहीं देखा, लेकिन अब भी फाइनल गेटकीपर उन सबको एक लास्ट चांस देता है। वो कहता है कि सिर्फ वही लोग आगे बढ़ें जो मौत के सामने भी मुस्कुरा सकें। जो लोग डर गए, उनको यहीं से वापस चले जाना चाहिए। अगर कोई गिव अप करे तो गेटकीपर उन्हें सेकंड स्टोरेज का कोई भी ट्रेजर लेके जाने देगा और उनको वापस भेज देगा। पर किड इन ब्लैक अब भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो डार्क मना के बीच से आगे कैसे निकलेगा। कुछ बच्चे तो कन्विंस हो गए हैं कि अगर वो एक कदम भी अंदर रखेंगे तो उनकी मौत तय है। इस वजह से कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो सेकंड स्टोरेज से कोई वैल्यूएबल ट्रेजर लेकर वापस चले जाएंगे। पर कीना अपनी कमिटमेंट दिखाने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसका कहना है कि ये सब सिर्फ एक ट्रायल है और उसको तीसरे ट्रायल का पार्ट बनना ही है। उसकी सोच ये है कि जब सेंटेस मेलिसा तक स्केलेटन किंग का शरीर नहीं ले पाई थी, तो ये एक नॉर्मल सेंट के बस की बात नहीं है। पर अब कीना एक नया डिमांड उठाता है। उसके कहने पर गेटकीपर को तीसरी स्टोरेज को उसकी असली सबसे खतरनाक स्टेट में रिस्टोर करना होगा। सभी बच्चे आंखें फाड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि कीना सच में पागल हो गया है। आइजैक भी सोचता है कि ये लड़का सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में सबको मरवाने के मूड में है। लेकिन गेटकीपर कीना की इच्छा सुनता है और बिना किसी देरी के पूरी स्टोरेज को रिस्टोर करने लगता है। अब सभी बच्चे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक अनजान पावर उन्हें खुद अंदर खींच लेती है। जैसे ही अंदर प्रवेश होता है, डार्क सोल स्केलेटन किंग के हाथ की तरफ इशारा करता है। आइजैक की खुशी आसमान छूने लगती है। वो एक पागल की तरह ग्रिन करता है और कहता है कि उसका शरीर अब तक इंटैक्ट है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसको समझ आता है कि ये सिर्फ एक नकली हाथ है, जो बस एक थंब है जो मना लीक कर रहा है, बाकी तो एक रेप्लिका है। और तभी एक भयानक बीस्ट जिसके लाल चमकदार आंखें हैं सामने आ जाता है। सभी बच्चे एकदम शॉक हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया। गेटकीपर उन्हें याद दिलाता है कि ये सब उन्हीं की डिमांड थी। ये सुनकर किड इन ब्लैक कीना को दोष देने लगता है। आइजैक की आंखों के सामने एक मेमोरी फ्लैश होती है। जैसे ही बीस्ट एक जबरदस्त पोन चिलिंग ग्रोल निकालता है। पर बिना डरे कीना एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि जो भी हो, वो अपनी ट्रेजर को लेकर ही जाएगा। ये सुनकर केन का मन तुरंत 14 फैमिलियर्स की तरफ चला जाता है। ये एक एलीट ग्रुप था जो स्केलेटन किंग का सर्वेंट था। केन के पास एक एस है, एक होली स्पेल जिससे वो इस बीस्ट का सामना कर सकता है और अपना ट्रेजर ले सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी पावर अनलीश करता है और बीस्ट एक पेनफुल चीख निकालता है। आइजैक इस सबको देखकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता, पर बाकी सभी बच्चे इस होली स्पेल को देखकर शॉक्ड है। ये लगता है कि पोप फैमिली की लाइट सच में काम कर गई है। तभी बीस्ट गुस्से में पूछता है, क्या ये तुमने किया? ये सुनकर बीस्ट और भी फ्यूरियस हो जाता है।
वो डिमांड करता है कि ये लोग स्केलेटन किंग के शरीर को क्लेम करने का सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन तभी एक और बैड न्यूज़ आती है। कोई शाउट करता है कि थर्ड स्टोरेज में रखा डेमोनकिन का सील अब टूट चुका है। ये सुनकर पैनिक फैल जाता है। कोवेल और री अब समझ जाते हैं कि सभी बच्चे एक बड़े डेंजर में फंस चुके हैं। बच्चे अब एल्डर सुपरवाइजर्स को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर एक ओल्ड गीजर ये बताता है कि सुपरवाइजर्स तो तब से गायब हैं जब उन्होंने स्टोरेज के बूबी ट्रैप्स को न्यूट्रलाइज किया था। अब समस्या ये है कि कोई भी बच्चा अकेले इस बीस्ट से लड़ नहीं सकता। तो उन्होंने ट्रायल को कैंसिल करने का डिसाइड किया, पर तभी एक तेज रोशनी उन पे गिरती है। पता चलता है कि रेलिक स्टोरेज ओपन हो रहा है। बैरेट बिशप कीना की तारीफ करता है कि उसने ये काम कर दिखाया, जबकि गोयल शॉक हो जाता है कि एक बच्ची ने डीमन किन को हरा दिया। रेली शर्त लगाता है कि ये कीना बैरेट पोप फैमिली से ही है। लोग बिशप बैरेट को मुबारकबाद देते हैं, जबकि वो शर्त लगाता है कि अब जोशुआ फैमिली को पोप फैमिली की वफादारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास स्केलेटन किंग का बॉडी है। तभी बच्चे बाहर आने लगते हैं, पर रेली की नज़र इसैक और शू को ढूंढने लगती है जो एंट्रेंस पर खड़े हैं। बच्चे थोड़े से इंजर्ड हैं पर ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो बच्चे थर्ड स्टोरेज तक पहुंच गए थे वो अब तक बाहर नहीं आए। पैनिक बढ़ने लगता है। पेरेंट्स टेंशन लेने लगते हैं कि क्या हो रहा है। रिए और ऐसी नोटिस करते हैं कि आखिरी बच्चों का ग्रुप, जिसमें शू और अरमान भी हैं, अपने पिता की गोदी में भाग कर जा रहा है। रेली रियलाइज करता है कि इसैक नहीं है और उसके अंदर घबराहट फैल जाती है। जब कंफर्म होता है कि इसैक लास्ट वेव में भी नहीं था, बिशप बैरेट कीना से गुस्से में पूछता है कि स्केलेटन किंग का बॉडी कहाँ है। एक शार्प टोन में वो जवाब मांगता है। कीना के पसीने छूट जाते हैं, उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बताए कि उससे गलती हो गई। तभी बिशप सेकंड स्टोरेज के एक बेकार ट्रेजर को कीना के हाथ में देख लेता है। अचानक फाइनल गेटकीपर हवा में चमकने लगता है, एक गोल्डन वुल्फ की तरह, और उसने अपने दांतों में बेबी इसैक को उठाया होता है। ये देखकर सब सब हैरान रह जाते हैं और रेली शॉक में आ जाता है। लेकिन इसैक तो एक स्मग ग्रिन के साथ भीड़ को देख रहा होता है। गोल्डन वुल्फ नीचे आकर बेबी इसैक को छोड़ देता है। बिना सोचे समझे रेली अपने बेटे को लेने भाग पड़ता है, एल के साथ। एल रुककर मास्टर रे से पूछता है कि क्या ये गोल्डन वुल्फ असल में गार्डियन ड्रैगन है जो रेलिक स्टोरेज की रक्षा करता है। सबकी आंखें फट जाती हैं जब वो होली ड्रैगन को बेबी इसैक को डिलीवर करते देखते हैं। रे भी इग्नोर नहीं कर सकता कि ये सचमुच का होली ड्रैगन है, रेलिक स्टोरेज का असली गार्डियन। और अब भी अगर ये एक वुल्फ फॉर्म में है तो भी उसका ऑरा क्लियर है कि ये एक होली ड्रैगन ही है। रेली कन्विंस हो जाता है कि ये मैट्रियार्क स्किन में से एक है जो रेलिक स्टोरेज के अंदर बुला लिया गया था। वो इसके प्रेजेंस को नोबल मानता है। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज़ इसैक के मुंह से निकलती है। एल्डर फ्रीक आउट कर जाता है कि ओ श्री की, क्योंकि एक छोटा बच्चा स्केलेटन किंग के बॉडी को चबा रहा होता है। एल्डर इस बच्चे को समझाता है कि ये च्यू करने की चीज़ नहीं है, पर डर की बात तो ये है कि ये बच्चा इतना छोटा होते हुए भी स्केलेटन किंग का बॉडी खींच लाया है। बिशप कीना से गुस्से में पूछता है कि क्या उसने एक छोटे बच्चे को स्केलेटन किंग का बॉडी लेने दिया। बिशप डिक्लेयर करता है कि ये कीना की एक फूलिश मूव थी, पर उसे पता है कि सेंट का काम होस्ट की इज्जत बचाना होता है। लेकिन होली ड्रैगन ये बात नहीं मान रहा। वो अनाउंस करता है कि बेबी इसैक ही स्केलेटन किंग का एकमात्र क्लेमेंट है, क्योंकि उसने फेयर एंड स्क्वायर इससे हासिल किया है। मियन ऑफ हाइल इसैक एक जीत वाली शैतानी मुस्कुराहट के साथ खड़ा होता है और कीना डिप्रेस्ड फील कर रही होती है। उसका बाप भी सोल शैटरिंग न्यूज़ सुनकर हिल जाता है। पीछे डीमन किन गुस्से से भरा पड़ा होता है और कीना पर चार्ज करने के लिए तैयार होता है। कीना सोचने लगती है कि उसका होली स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा। बिना कोई देरी किए डीमन किन सबको मरने की धमकी देता है। बच्चे पैनिक में भागने लगते हैं जब बीस्ट पूरे गुस्से में जगह को तोड़ फोड़ कर स्मोक और डस्ट में डुबा देता है। डीमन किन कंट्रोल से बाहर हो रहा था। तभी कीना सरप्राइज हो जाती है जब वो देखती है कि कोई कॉटन ब्लू डिफेंसिव बैरियर बना रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि इसैक होता है जो अब डीमन किन की तरफ दौड़ रहा होता है, अपना स्कोर सेटल करने। कीना शौक में सोचती है कि जोशुआ का छोटा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। डीमन किन पूरा हॉरर अनलीश करता है ताकि इस छोटे बच्चे को हरा सके, पर इसैक बिना डरे अपनी पूरी ताकत एक मुक्के में भरकर डीमन किन के पेट में जोर से गट व्रेंचिंग पंच मार देता है और कहने लगता है कि डीमन किन ने अपने मालिक को पहचाना भी नहीं।
अब सबको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि होली ड्रैगन इतना सच्चा है, और सब शौक में थे कि इसैक जोशुआ ने स्केलेटन किंग का बॉडी वापस ला दिया। वो सोच रहे थे कि कीना ने तब क्या किया होगा। रे भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके बच्चे ने ऐसा इतना डेंजरस काम कैसे कर दिया। रेली चिल्लाता है कि डीमन किन का सील क्यों तोड़ दिया गया जबकि सिर्फ बच्चे ही वहां थे। उसके लिए ये बात हंसी की बात लगती है। वो गुस्से में कीना बैरेट पर इल्जाम लगाता है कि उसने ही थर्ड स्टोरेज के बूबी ट्रैप्स एक्टिवेट किए और सबको अंदर खींच लिया। अब सारे पेरेंट्स भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि कीना बैरेट ने उनके बच्चों की जान खतरे में डाल दी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पोप फैमिली का कोई इतना नीचे गिर सकता है। सबको यकीन हो गया कि अगर इसैक जोशुआ नहीं होता तो सबकी हालत बहुत खराब हो जाती। सबको अब यकीन हो गया कि जोशुआ फैमिली ने पोप फैमिली को हरा दिया है। ये सोचकर बिशप का दिमाग गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके प्लान्स में जोशुआ फैमिली से हारना लिखा ही नहीं था। सब लोग इसैक की असली पावर को लेकर बात कर रहे थे कि वो एक सेंट क्वालिफाई नहीं करता, पर उसके अंदर एक अजीब सी ताकत छुपी है। अब भीड़ फुली कन्विंस हो चुकी थी कि जोशुआ फैमिली इतने सालों से अपनी वापसी की तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ रेली अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी कि उसने इतना जबरदस्त काम किया। तभी एल्डर्स लिटरली इसैक से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो बोन को थूक दे, पर जैसे ही वो हाथ बढ़ाते हैं, इसैक उनके हाथ थप्पड़ मारकर हटा देता है। बूढ़े लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। मियन ऑफ हाइल इसैक एक अजीब सी मना सर्ज फील करता है और सोचता है कि ये सरवाइव की वजह से हो रहा है क्या। तभी एक ओल्ड वुमन रेली से कहने लगती है कि मैट्रियार्क को ये सब सुनने में मजा आएगा, और फिर एक ईविल ग्रिन के साथ वो बुढ़िया विच की तरह हंसने लगती है। कह रही होती है कि अब वो स्केलेटन किंग का बॉडी उसकी हड्डी के थ्रू ट्रैक कर सकती है। ये सुनकर इसैक का चेहरा एकदम पेल हो जाता है। समझ जाता है कि ये सब सिर्फ स्केलेटन किंग की आत्मा तोड़ने और उनका एक 150 साल पुराना बदला लेने के लिए हो रहा है। तभी होली ड्रैगन झुककर आईएसएक को सौंप देता है और पागल लोगों को उनकी हालत पर छोड़कर वहां से चला जाता है। एक रूम जो एक ऑपरेशन थिएटर जैसा लग रहा होता है, वहां एक पुरानी मास्क वाली बुद्धि अनाउंस करती है कि जो चीज वो ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है। शायद आइजैक का डायपर चेक कर रही होती है। पूरी टीम रो रही होती है कि उन्हें बोन नहीं मिली। इतने में आइजैक उन ओल्ड गीजर्स को चैलेंज करता है कि चाहे जितना भी ढूंढ लो, पर वो बोन उन्हें लेने नहीं देगा। इसके अलावा जो रेलिक स्टोरेज में हुआ, उस बात ने असास को डिस्टर्ब कर दिया है। ये चीज़ उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। जो सॉलिड पंच डीमन किन के पेट में मारा था, उसके बाद डीमन किन को अपने असली मास्टर की माना फील होती है। अपने मालिक को देखकर वो सेंटिमेंटल हो जाता है, मरने के बिल्कुल करीब। वो सोचने लगता है कि जब उसके मास्टर की मौत की न्यूज़ मिली थी, तो उसने माना था कि उसका भी द एंड हो गया। पर अब उसके अंदर एक यकीन था कि उसका मास्टर वापस आएगा। जैसे जैसे वो फेड होने लगता है, वो अपनी इच्छा एक्सप्रेस करता है कि वो फिर से अपने मास्टर की सेवा करना चाहता है। मुश्किल से बोल पाते हुए वो मेंशन करता है कि उसे चर्च ने पकड़ लिया था। आइजैक गुस्से में डीमन किन से कहता है कि वो क्लियरली बोले, क्योंकि उसके पास पूछने के लिए हजार सवाल हैं, पर अब तक देर हो चुकी होती है। वापस प्रेजेंट में आइजैक ये कंक्लूजन निकालता है कि पोप फैमिली ही उसके मास्टर के कैप्चर के पीछे है। वो डिसाइड करता है कि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी रेली एक फीडर हाथ में लेके आइजैक से गुजारिश कर रहा होता है कि वो बोन बाहर निकाल दे। दूसरी तरफ एल्डर सर्वेंट्स को चिल्लाते हैं कि और स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव्स ले आओ। आइजैक अब इस सबसे इतना पिस ऑफ हो रहा होता है कि वो पूरा घर उठाकर पटक सकता है। इतनी देर में एल्डर सोचने लगते हैं कि अगर मेट्रियार्क को ये सब पता चला तो उनकी मौत पक्की है। उनका मानना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बच्चे को डिसेक्ट करके भी बोन निकाल लेंगे। ये सुनकर रेली और भी ज़्यादा चिंता में आ जाता है, पर वो एल्डर से चिल होने को कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रेली को क्लियरली पता है कि उस औरत ने पहले भी उसके बेटे का पेट चीर दिया था। पर ये ग्रैंडसन है, तो कहीं ना कहीं ये अलग होगा। कम से कम वो तो ऐसा सोचता है। लेकिन स्पाइन चिलिंग थॉट्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। दूसरी तरफ डार्क सोल डिमांड करता है कि मेलिसा मेट्रियार्क के साथ पिलग्रिमेज पर गई है या नहीं। आइजैक इन्फॉर्म करता है कि वो लोग यहीं अटके रहेंगे कुछ टाइम के लिए। अभी वो डिसाइड करता है कि बोन से जितनी हो सके माना एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि मेलिसा वापस आने से पहले वो निकल सके। तभी आइजैक का अंकल वहां आता है और री को बुलाता है, क्योंकि मेट्रियार्क उससे बात करना चाहती है। ये सुनकर आइजैक शॉक में आ जाता है और सब लोग
हक्का बक्का रह जाते हैं। रेली का दिमाग घूम जाता है ये सोचकर कि उसकी माँ आ गई। वो तुरंत कंफर्म करता है कि क्या मेट्रियार्क वापस आ चुकी है, पर यह सच नहीं होता। ये बाद में क्लैरिफाई करता है कि मेट्रियार्क तभी वापस आएगी जब पेट्रियार्क के साथ होगी। आइजैक को समझ आता है कि ये बदतमीज अंकल बस सबको डराने के लिए आया था। ये सोचकर आइजैक इस जर्क का गला दबा देना चाहता है। तभी गार्ड्स मेंशन करते हैं कि पोप की तरफ से भी कुछ गिफ्ट्स आए हैं, पर एल्डर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता है कि सब ऑक्शन में बेच दो। शुरू में थोड़ा हेजिटेट करने के बाद एल्डर गाइजर से कहता है कि इतना लाउड मत बोलो, वरना पोप का मैसेंजर सुन लेगा। मैसेंजर डिक्लेयर करता है कि ग्रेट एम्परर को रेलिक इवेंट में बड़ा इंटरेस्ट आया है। वो ये भी बोलता है कि पोप लोगों ने ये पूरा इवेंट जोशुआ फैमिली से माफ़ी और शुक्रिया कहने के लिए प्लान किया था, पर जब वो देखता है कि जोशुआ फैमिली उनके गिफ्ट्स रिजेक्ट कर रही है तो उसे अजीब लगता है। तभी मैसेंजर एक स्पेशल रिवॉर्ड मेंशन करता है, ट्रिपल क्राउन आइजैक जोशुआ के लिए। एल्डर्स बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं। तब डार्क सोल रिवील करता है कि ये एक घटिया टोकन है जिसमें पोप का सील लगा है, पर लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो रैली से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये ऑनर एक्सेप्ट कर ले। पर आइजक कंफ्यूज होता है कि ये ट्रिपल क्राउन उसका है, तो ये मैसेंजर उसके अंकल को क्यों दे रहा है। जब वो कंफर्म करता है कि ट्रिपल क्राउन असल में आरईआई के लिए है, तो मैसेंजर सीधा जवाब देता है, हाँ यही ऑर्डर है। ये सुनकर आइजैक के अंदर गुस्सा भर जाता है। तभी एल्डर मैसेंजर से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि आइजैक की चीज़ किसी और को दी जा रही है। एल्डर डायरेक्ट पूछ लेता है, क्या तुम कह रहे हो कि जो इंसान इस अवार्ड का राइटफुल मालिक है वो मर गया है। ये सुनकर आइजैक झटका खा जाता है। मैसेंजर क्विकली डिफेंड करता है कि वो पोप की इंटेंशंस गलत मत समझें, पर एल्डर थ्योरी टॉस करता है कि आइजैक अभी छोटा है इसलिए अवार्ड किसी और को दिया गया है। लेकिन एल्डर एक और चीज़ नोटिस करता है, ट्रिपल क्राउन के ऊपर एक सनफ्लावर का निशान है जो कि पोप फैमिली के डिसीज्ड मेडल रिसीवर का सिंबल है। आइजैक तुरंत समझ जाता है कि ये सब ब्रेन रॉट की चाल है। बुद्धि औरत फुल रेज में है और डिक्लेयर करती है कि वो पोप को उनका जवाब देना चाहती है। गोल ट्राइज टू काम देम डाउन, पर हैक पूरी तरह से श्योर है कि कार्डिनल इसके पीछे है। कोल रेली से रिक्वेस्ट करता है कि बस ये अवार्ड ले लो और इस मैटर को क्लोज कर दो, पर आइजैक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तुरंत मेडल उठाता है और होली फ्लेम से इंसिनरेट कर देता है। जब लोग शौक में पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो आइसा कूली डिक्लेयर करता है, ये मैंने किया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं एंड होता है। फिलहाल इसके जो अवेलेबल चैप्टर्स थे वो सारे इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। आगे जब इसके 7 से 8 और चैप्टर्स आएंगे तब एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे दूसरे वीडियोस ज़रूर देखें।